नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और हम वीडियो सीरीज में चल रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स कवर की जा रही है। उसी के अंदर टॉपिक आता है एफएसएस एआई का और सीएफएसओ जिसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो उसी का एक टॉपिक है पाश्चराइजेशन। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इन सब की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले पाश्चराइजेशन क्या होता है। तो पाश्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए लिक्विड जो जितने भी होते हैं उनको स्टराइल करके और प्रोसेस करके और पैक किया जाता है। और प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक है, मतलब अगर हिंदी में बात करें हम, तो संरक्षण की जो प्रक्रिया है वह जब तरल पदार्थों के साथ होती है तो उसे पाश्चराइजेशन कहते हैं। कुछ ऐसी तकनीक है इसके अंदर में जिनके द्वारा हम तरल पदार्थों को, जैसे दूध हो गया और फ्रूट जूस हो गए और जैम्स हो गए, सेमी सॉलिड भी आते हैं इसके अंदर, अर्ध ठोस अवस्था वाले पदार्थ, तो उन सब की प्रक्रिया है जो, उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। उन सबको संरक्षण करने की प्रक्रिया को। तो इस पाश्चराइजेशन तकनीक के अंदर गर्म तापमान और ठंडे तापमान, दोनों ही तापमानों पर अलग अलग चरण में पेय पदार्थों को गुजारा जाता है। ये पाश्चराइजेशन लगभग पेय पदार्थों के लिए होती है। 80% तो मान लीजिए आप पेय पदार्थ के लिए ही होती है। इसके अंदर एक समय पर, एक सीमित समय तक पेय पदार्थों को ताप दिया जाता है बहुत ज़्यादा, इतना कि वह उबलने लग जाए। तो इससे क्या होता है कि अंदर के सारे जो भी जीवाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो वृद्धि होती है, बढ़ने की जो गति होती है, उसको रोका जा सकता है। और दूसरा, सारे एंजाइम भी इसके अंदर खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनका जो प्रभाव है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो खत्म हो जाता है। और शेल्फ लाइफ जो होती है इसकी, यानी कि जो आयु सीमा है किसी भी खाद्य पदार्थ की, वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जा सकता है। जैसे कि अगर दूध है, उसे सामान्य तौर पर अगर हम उसे संरक्षण नहीं करते हैं, उसकी प्रक्रिया से नहीं गुजारते, तो वो एक दिन तक रह सकता है सही सलामत। लेकिन जब हम उसे संस्करण वाली जो प्रक्रिया है, हमारी जो प्रक्रिया है, उससे अगर गुजारा जाए तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम उसे रख पाते हैं, जिसके अंदर उसे ठंडा करके फ्रिज में भी रखा जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, उसे उबाला जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक रह पाता है। तो ये सारी तकनीक है, हम इसके अंदर समझेंगे कि किस तरह से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो को अ, दूध को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। उसकी वजह यह है कि कॉक्सिला बर्नीटी नाम का जो जीवाणु है वो दूध के अंदर मौजूद होता है। और जब तक ये दूध के अंदर मौजूद रहता है, ये दूध हमारे लिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, या फिर हम अगर खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो सकता है, या फिर मौतें भी हो सकती है इससे। तो इसको अगर मार दिया जाए तो हम समझेंगे कि जो दूध है हमारा, वो बिल्कुल सही तरह से उबाल दिया गया है, या फिर उसकी जो भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। तो ये इंडिकेटर होता है मिल्क पाश्चराइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि मिल्क पाश्चराइजेशन का इंडिकेटर क्या होता है, या फिर घुमा फिरा के पूछते हैं कि कॉक्सिला बर्नीटी नाम का जो जीवाणु है वो किस लिए और कौन से पेय पदार्थ के लिए काम आता है। इस तरह के आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये लाइन को, इसलिए मैंने इसे थोड़ा अलग लिखा हुआ है। तो जो भी पीएच 4.6 से नीचे होते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा बेसिक जो होते हैं, उन सभी पेय पदार्थों को आसानी से इस तकनीक से कर कर दिया जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर पीएच कम है तो जो उसके अंदर के जीवाणु वगैरह होंगे, उनकी जो गति है ग्रोथ करने की, वो काफ़ी कम होगी। इसलिए मिल्क, स्पैगेटी, इस तरह के जो भी और दूसरे पेय पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ हैं, उनको काफ़ी आसानी से इस प्रक्रिया से हम संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे पीएच अगर ज़्यादा है तो थोड़ी मुश्किल होती है, फिर उनको अलग अलग ज़्यादा लंबे समय तक उनके साथ में प्रोसेस करनी पड़ती है, तब वो हो पाते हैं। उसके बाद में इसका ज़्यादा समय तक अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म करते हैं, चाहे वो तरल हो या तरल ना हो, सॉलिड हो, ठोस हो, तो उसमें क्या है, समस्या ये आ जाती है कि टेस्ट खत्म हो जाता है उसका,
लंबे समय तक तापमान देने के नतीजे हैं कि ड्रॉबैक कहें इसे, तो टेस्ट खत्म हो जाता है उसका, और क्वालिटी जो होती है, जो भी उसकी गुणवत्ता होती है खाद्य पदार्थ की या पेय पदार्थ की, वो नष्ट होने लगती है। और लंबे समय तक बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पर अगर हम रखते हैं खाद्य पदार्थ को, तो वह पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, हमारे खाने योग्य बिल्कुल नहीं रहेगा फिर वो। तो उसके बाद में अगर हमें इस तरह से कोई भी प्रक्रिया के द्वारा हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपको लंबे समय तक तापमान देना होता है, तो वहां पर फिर उसका ये तरीका है कि उसे फिर उतना ही ठंडा भी किया जाए, तभी वह खाने योग्य रहेगा। तो हिस्ट्री में अगर हम जाए, तो ये जो पाश्चराइजेशन आप समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है और क्या होता है। तो हिस्ट्री में अगर हम जाए, तो जो मिल्क है उसको पाश्चर किया था। पाश्चराइजेशन की तकनीक जो दूध वाली है, वो इन्होंने इजाद की थी फ्रांस वॉन सॉक्सेल्ट 1886 में। और जो दूसरी मतलब कि शुरुआती दौर पे जो पाश्चराइजेशन तकनीक थी, वो लुईस पाश्चर ने इजाद की थी। तो ये बहुत थोड़ा अलग सा सवाल है और पूछ सकते हैं कि, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मिल्क के लिए ये वैज्ञानिक है, और दूसरी पाश्चराइजेशन तकनीक जिसके अंदर वाइन बियर भी आती है, तो वो वाली जो तकनीक है जिसके जरिए वाइन और बियर को किया जाता है, वो लुईस पाश्चर ने इजाद की थी। और जो मिल्क वाली है वो फ्रांस ने इजाद की थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर टाइप्स में जाए हम, तो टाइप्स में वैसे तो काफ़ी तरह के पाश्चराइजेशन तकनीक होती है, लेकिन मेनली बेसिक, अगर हम बेसिक पे जाएं, तो बेसिक में 3 तरह की पाश्चराइजेशन तकनीक होती है। पहली है लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम वाली, या फिर मैं लॉन्गर टाइम लिखना शायद रह गया है, तो लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम, और हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम, ये यहाँ पर है HTSC, हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम। और तीसरा है HUHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला। ये तीनों तकनीकें लगभग मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। ये बहुत आसान है, ये दिखने, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो बहुत आसान है। उसके अलावा नॉन थर्मल प्रोसेस, ये जितनी भी है ये थर्मल प्रोसेसेस में आती है। सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है थर्मल प्रोसेसेस, तो उसमें ये पाश्चराइजेशन तकनीक आएगी। और छोटी मोटी दूसरी हीट प्रोसेसिंग, जैसे कि आप फ्राइंग आ जाती है उसके अंदर, इस तरह की चीज़। तो UHT में क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में जो भी मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स, ये सारे इस तकनीक के साथ में किए जाते हैं। और टेम्परेचर इसका ये होता है, मतलब कि एक सीधा सीधा सा हम बता दें कि प्रोसेस लगभग सभी की सेम रहेगी। तो जब मैं तकनीक समझाऊंगा तो सभी की एक ही तकनीक होगी, लेकिन बस टेम्परेचर का फ़र्क होता है, इसमें तापमान का फ़र्क होता है और टाइम का फ़र्क होता है, और अलग अलग पेय पदार्थ इससे किए जाते हैं, बाकी लगभग सेम ही होगी। तो जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं, वो इस अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाली तकनीक के साथ में किया जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक तापमान बहुत ही कम समय के लिए दिया जाता है। इसका टेम्परेचर है 130 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, मतलब कि आप अगर कोई पेय पदार्थ गुजर रहा है, तो मान लीजिए कि ये एक वेसल है, इसके अंदर से हम मिल्क को गुजार रहे हैं, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर प्लेट होती है, इसके ज़रिए यहाँ पर उसे 130 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल जाता है। और फिर 1 सेकंड का होता है, तो इसको पाइप को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि 1 सेकंड तक मिल्क इसके अंदर से गुजरता रहे। जैसे ही 1 सेकंड होता है, वो यहाँ से हट जाता है और फिर बाद में कूलिंग के लिए चला जाता है, दूसरे अलग अलग चेम्बर्स में चला जाता है, वेसल्स में चला जाता है, और फिर बाद में बॉल्स के साथ पैकेट के अंदर चला जाता है। तो ये प्लेट्स होती है, हीट एक्सचेंजर प्लेट्स, यही वो प्लेट्स होती है जिनके ज़रिए रखा जाता है सभी को। तो ये थोड़ी सी आपको देखने वाली चीज़ें हैं कि कौन सा टेक्निक के अंदर कितनी देर का तापमान है और कितना तापमान है, टाइम, उसका टेम्परेचर, और वो तकनीक का नाम। ये काफ़ी सरल है, कुछ ही समय में आपको आ जाएगा। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में
130 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 सेकंड के लिए रखा जाता है। और फिर इसे इस एक्सट्रीम हीट है, इतनी ज़्यादा जो ताप दे रहे हैं, उस ताप के द्वारा कॉक्सिला बर्नीटी नाम का जो जीवाणु है वो मर जाता है, या इनके जितने भी कॉलोनी है वो सारी अगर उसके अंदर है तो वो खत्म हो जाती है। और इससे जो होने वाली बीमारी है उसका नाम है क्यू फीवर। इसमें पेट में वॉमिटिंग और इस तरह के दूसरे जो पेट खराब होने वाले सिम्टम्स है उसके अंदर होते हैं, तो वो कॉक्सिला बर्नीटी के वजह से होते हैं। ये अब आपको फूड बॉर्न इलनेस में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी को टारगेट करके ये तकनीक को रखा गया है, क्योंकि यही तकनीक ही है जो कॉक्सिला बर्नीटी नाम का जो जीवाणु है उसको मार सकती है। और दूध फिर इससे दूसरे अलग अलग बैक्टीरियाज भी इसके अंदर अगर मौजूद होंगे तो वो खत्म हो जाते हैं, और दूध यहाँ पर फिर इसकी जो आयु सीमा है वो 9 महीने तक बढ़ जाती है। और फिर जब हम इसे कूलिंग करके रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक हम रख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर यह पहली टेक्निक थी। उसके बाद में लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम, LTLT, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे MCQ के अंदर, तो आप इसे भी थोड़ा सा याद रखिए, ये काफ़ी आसान है। तो इसको बैच पास्चराइजेशन भी बोलते हैं। और इसकी प्रोसेस ये होती है कि जैसे कि इसके अंदर 130 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 सेकंड के लिए रखा गया, यहाँ पर 63 डिग्री सेल्सियस पर तापमान को रखते हैं और आधे घंटे तक रखा जाता है इसे। इसमें क्या होता है कि इस तरह का एक पूरा वो होता है, उसका जो रिएक्टर हम बोले कि जिसके अंदर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, एक बड़ा सा ये होता है, चैम्बर होता है, बायो रिएक्टर बोलते हैं जिसे। तो इसके अंदर यहाँ पर प्रोपेलर होता है जिसको एजिटेटर भी बोलते हैं। तो ये घूमता है और इसके एक ये जो प्लेट्स लगी हुई है ये इंसुलेटेड प्लेट्स है, और जो नीचे वाली है ये हीट वाली प्लेट्स है जहाँ से हीट होती है। और यहाँ से वेसल्स से अंदर जाता है, यहाँ से दूध को अंदर भेजा जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ पर हीट होता है और ये रोल होता है इस तरह से। तो ये यूनिफॉर्मली मतलब कि सभी दूध एक साथ घूमता रहे और सभी पार्टिकल से जो मिलके उनको एक जैसा तापमान मिलता है, इसलिए इसको धीरे धीरे घूमते रहते हैं। और फोम जो होता है, अगर जैसे दूध गर्म कर रहे हैं तो फोम जो होगा उसको भी ये बनने से रुकता है। तो इस तरह से 30 मिनट तक ये चलता रहता है। यहाँ पर सभी अलग अलग उसके इंडिकेटर्स दे रखे हैं, थर्मामीटर्स है और दूसरे प्रेशर वॉल्स वगैरह होते हैं, एयर स्पेस हीटर होता है, इनलेट लाइन होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मीटर भी लगे होते हैं जिससे यहाँ पे पता चलता रहता है, और टाइम ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। तो ये 30 सेकंड तक चलता रहता है, जिससे कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं अंदर के सारे खत्म हो जाते हैं, और जितने भी कॉलोनी फॉर्म होती है वो खत्म हो जाती है, और एंजाइम वगैरह डिग्रेड हो जाते हैं, वही सब चीज़ें हैं। तो ये 63 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट के लिए है, और UST में 130 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 सेकंड। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब कि अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो ये बहुत गड़बड़ कर दे सकता है आपके पेपर को। तो यहाँ पर उसके बाद में HTSC यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम, इसको फ्लैश पास्चराइजेशन भी कहते हैं, कंटिन्यूस पास्चराइजेशन भी कहते हैं। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, बियर, वाइन और दूसरे डेली प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, वो सभी इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि उनके लिए ये तकनीक होती है। और इसका जो इंडिकेटर है, इसके मतलब कि इसको प्रोसेस को करने के पीछे का कारण 2 जीवाणुओं का यहाँ पर बताया गया है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और कॉक्सिला बर्नीटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो UST है वो सिर्फ कॉक्सिला बर्नीटी के लिए है, और HTSC मतलब कि ये तकनीक दोनों के लिए होगी, कॉक्सिला बर्नीटी और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये बैक्टीरियल स्पोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। कॉक्सिला बर्नीटी से क्यू फीवर होता है, क्यू फीवर कॉज किया जाता है। और जो बोटुलिनम है इससे बॉटुलिज्म फॉर्म होता है।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है तो ज़्यादातर कंफ्यूज होकर कर सकते हैं गड़बड़, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो प्रोसेस है हम देखें तो पहले तो कंटिन्यूस फ्लो में लिक्विड को गुजारा जाता है, मतलब कि एक जो भी अगर पाइप होगा तो उस पाइप के ज़रिए ये लिक्विड यहाँ से जाता रहता है और यहाँ से निकलता रहता है। तो ऐसा जब लगातार होता रहता है तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता है, मतलब कि लगातार चलते रहना, कंटिन्यूस फ्लो। और जब ये चलता रहता है तो उसके बाद में उसको अलग अलग चरणों से गुजारा जाता है, जिसमें फिर अलग अलग चरण होते हैं। जैसे कि मैं जब प्रोसेस में आपको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो ये जो हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम है, ये दोनों के बीच का है, UHT और लॉन्गर टाइम वाले दोनों के बीच का ही है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। इसमें टेम्परेचर होता है 71 से 74 डिग्री के आसपास, और ये 15 से 30 सेकंड के लिए होता है। तो पहले UHT आएगा, उसके बाद में HTSC है, और उसके बाद में LTLT। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 15 से 30 सेकंड के लिए 71 डिग्री से 74 डिग्री तक चलता है, और उसके बाद में इसे कूल कर दिया जाता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। अभी अगर कैमरा नहीं हट सकता है यहाँ पर, वरना मैं आपको समझाता कि यहाँ पर क्या लिखा है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि जो लॉग है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कैमरा तो नहीं हटेगा। जो log 5 रिडक्शन देता है 99.999% का ये दावा है, मतलब कि इस प्रोसेस के जरिए 99.999% के जीवाणु खत्म हो जाते हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, मतलब कि आप इन तीनों तकनीक की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी इससे खत्म हो जाते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर संरक्षण करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है इस तकनीक के जरिए, जो कि केमिकल मेथड के बराबर होती है। उसके बाद में जब हम इस तकनीक के अंदर जाते हैं, जैसे कि क्या प्रोसेस है इसकी, किस तरह से काम करती है, तो लगभग पाश्चराइजेशन के अंदर में जो पूरा एक जो बना हुआ होता है, उसमें कई तरह के अलग अलग चरण होते हैं, जिसमें कूलिंग और हीटिंग एक साथ में होती है। तो सबसे पहले कि एक टैंक होता है, कांस्टेंट लेवल टैंक कहते हैं इसे। एक टैंक है, एक मतलब कि एक बना हुआ है, जिसके अंदर सारा जो भी कच्चा पदार्थ है वो जमा होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में ये अलग अलग पाइप के द्वारा गुजारा जाता है, जिसमें ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू होता है, और गर्म शुरू होते होते फिर ये जाता है धीरे धीरे गर्म होने के लिए अलग अलग एक्सचेंजर में, जिसमें धीरे धीरे उन्हें गर्म किया जाता है। जैसे कि पहला जो हीट एक्सचेंजर होता है उसका तापमान होता है कुछ 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक, 63-64 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में ये और गर्म होता है, और गर्म होते होते ये अपना जो फिक्स टेम्परेचर होता है, जिस भी तकनीक से हम गुजार रहे हैं तो उसका जो भी फिक्स टेम्परेचर होगा वहाँ तक ये इसको पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद में फिर से फ्लो हो जाता है और होल्डिंग ट्यूब में आ जाता है। तो पहले तो रीजनरेटर टैंक, उसके बाद में हीटर टैंक, और हीटर टैंक के बाद में होल्डिंग ट्यूब के अंदर ये चला जाता है। और होल्डिंग ट्यूब में इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो भी इसका सेकंड होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर HTSC की बात करें, HTST की बात करें हम, तो होल्डिंग ट्यूब में 15 से 30 सेकंड का टाइम है। तो इस ट्यूब को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लिक्विड 15 से 30 सेकंड के लिए इस ट्यूब के अंदर रहे और फ्लो होता रहे, और फ्लो होकर फिर ये कूलर में अंदर चला जाता है। और कूलर के अंदर जाने के बाद में इसका तापमान फिर से गिरने लगता है, और गिरते गिरते सामान्य हो जाता है, और सामान्य के बाद में कूलिंग होना शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर पहले कांस्टेंट टैंक में लिक्विड है, उसके बाद में रीजनरेटर टैंक में गया, यहाँ पर धीरे से उसका टेम्परेचर बढ़ा, और फिर टाइमिंग पंप है, और टाइमिंग पंप के बाद में हीट एक्सचेंजर में गया। हीट एक्सचेंजर में उसका टेम्परेचर उतना हो गया जो भी हमने फिक्स किया हो। उसके बाद में होल्डिंग ट्यूब में गया, होल्डिंग ट्यूब में उतने टाइम के लिए रहा वो जो टेम्परेचर पे सेट किया है उसको, और जितने टाइम के लिए सेट किया है।
यहाँ पर सभी मीटर लगे रहते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है जो डिटेक्ट करती रहती हैं कि क्या चल रहा है मशीन में। उसके बाद में फिर से ये रीजनरेटर टैंक में जाता है जहाँ पर फिर से टेम्परेचर उसका कम होता है। उसके बाद में कूलर में जाता है। कूलर में उसको जो भी माइनस वाला टेम्परेचर हो या फिर आप 4 से 5 डिग्री कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वहाँ पर, और फिर ये वैक्यूम के साथ में जाके और पैकेजिंग में चला जाता है। जैसे कि अगर दूध है तो उसे पैक में करना है, आपको पैक करना है दूध को, तो जो भी पैकेट होता है उसमें डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है ये। और अगर मान लीजिए कि आपके पाश्चराइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ये ठीक से नहीं होती है, तो ये फिर से आपके जो प्रोडक्ट है उसको फिर से ये कांस्टेंट टेक में पहुंचा देता है। ये बहुत सिंपल है, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है नहीं। तो फिर से कांस्टेंट टैंक में चला जाता है और पुराने रॉ मटेरियल के साथ में ये मिल जाता है, और फिर से ये रीजनरेटर टैंक में, हीटर में जाके, होल्डिंग ट्यूब में, कूलर में जाके और फिर वो चलता रहता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस फ्लो जो इसको कहते हैं वैसा होता है। तो ये पूरी तकनीक है, ये काफ़ी आसान है, आप थोड़ा सा इसे समझिए। इसके बाद में हम जाते हैं कि जो अलग अलग दूसरी पाश्चराइजेशन, मैंने बताया कि आपको बहुत सारी तकनीक होती है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे बात करें, वैसे तो CFSO में बेसिक पूछा है तो बेसिक में वो 3 चीज़ें आती है। इसके बाद में ये सारी उनके अंदर होने वाली अलग अलग पदार्थों को अलग अलग तकनीक से जब गुजारा जाता है तो थोड़ा सा नाम उनका बदल दिया जाता है। लगभग सभी एक जैसी होती है, जैसे वाटर बाथ पाश्चराइजेशन, इसमें कंटिन्यूस स्टीम और टनल पाश्चराइजेशन। टनल में वही होता है कि टनल जैसे होते हैं और फिर उसमें से लिक्विड को गुजारा जाता है और वो धीरे 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 सारी चीज़ें नष्ट होने लगती है लिक्विड के अंदर की, और बाद में उसे वैक्यूम में जाके और पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो वाटर बाथ में भाप के जरिए किया जाता है इसे। वैसे ही ये पाश्चराइजेशन ऑफ अनपैक्ड लिक्विड होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है कि लंबे समय तक ये एक ही वेसल के अंदर रखते हैं। वेसल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ही कंटेनर में रखा जाता है इनको, और उसमें लंबे समय तक इनको हीट किया जाता है, करते रहते, और फिर ये वहाँ पर जाकर पूरा सेट हो जाता है। और सारी चीज़ें हमारी जब तय हो जाती है, जो भी हम तय करते हैं कि भाई हमको 30 सेकंड के लिए रखना है या 30 मिनट के लिए रखना है 63 डिग्री सेल्सियस, तो वो होता रहता है। तो वहाँ पर अनपैक्ड लिक्विड के लिए उस तरह की चीज़ें होती है। फ्लैश पाश्चराइजेशन होता है, बैकरेटर होता है, अल्ट्रा पाश्चराइजेशन, स्टीम पाश्चराइजेशन, इरेडिएशन। इरेडिएशन के अंदर क्या होता है कि रेडिएशन द्वारा लिक्विड को पाश्चराइज किया जाता है और फिर उसे हीट कूलिंग वगैरह की जाती है। तो ये सभी उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी मुझे वो लगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इन पर भी वीडियो बने तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की। तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी पाश्चराइजेशन में इसको नहीं ऐड किया है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। तो पाश्चराइजेशन टेस्टिंग की बात करेंगे तो पाश्चराइजेशन टेस्टिंग में जो मिल्क है उसको पाश्चराइज करने के अगर नहीं हो पाता है तो उसको टेस्ट करते हैं कैसे कि पता चले कि पाश्चराइज करने के बाद मिल्क क्या वाकई में पाश्चराइज यानी कि अच्छे से संरक्षण वाली तकनीक से गुजारा गया है या फिर उसमें कुछ कमियां रह गई है, क्या वो अब खाने योग्य यानी है या नहीं। तो उसको पता करने के लिए पाश्चराइजेशन टेस्टिंग में ALP और बायो स्ट्रिप्स नाम के दो यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ALP जो एंजाइम है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है जो कि कच्चे दूध के अंदर मौजूद होता है। ये इनके शीप, गाय, गोट, इनके मिल्क में सीक्रेट होकर आता है। तो ये जब हमारे कहते हैं ना कि कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये हमारे शरीर में जाता है, जब हम पीते हैं इसे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करता है। जब बिना उबाले इसे पीते हैं तो ये डीनेचर हो जाता है गर्म करने से। जब हम 70-80 डिग्री पर जब दूध को गर्म करते हैं 60, तो ये डीनेचर हो जाता है और फिर ये हमारे अंदर जाकर नुकसान नहीं करता है, ये खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके होने के पीछे का कारण ये है कि जब ALP टेस्टिंग की जाती है तो ये एंजाइम जब मौजूद होता है कच्चे दूध के अंदर, तो ये पीला रंग देता है, और ये जब हल्का सा रह जाता है मौजूद, इसका कुछ अंश रह जाता है, तो ये
इस तरह का रंग देता है। और जब पूरी तरह से दूध स्वच्छ हो जाता है, मतलब कि इस एंजाइम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है और जितने बैक्टीरिया है वो भी मार दिए जाते हैं, तो ये दूध का रंग एकदम सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो ALP है, इसकी जो मिल्क के अंदर जो एक्टिविटी है, तो उसको कैसे मौजूद है ये पता लगाने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, जो कि एक टेस्ट है जो किया जाता है। इसमें ALP यानी कि ये जो एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसको पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज यानी पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज के साथ में वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर वाटर है, मिल्क है, और मिल्क के साथ में उसमें ALP तो मौजूद है ही सही, तो हम ऊपर से इसमें पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज डाल देते हैं। तो ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और दूसरे इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज इसमें बन जाते हैं अलग अलग काफ़ी सारे। तो ये जो फिनॉल होता है, ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये जब रिएक्ट करता है और फिर जब इसको देखा जाता है, रहता है ये जब वहाँ पर, तो ये येलो कलर का फॉर्म कर देता है। येलो कलर इससे फॉर्म हो जाता है। मतलब कि ALP है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसको जब पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनाइल फॉस्फेटेज के साथ में गुजारा जाता है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, सबको मिक्स कर दिया जाता है, तो ये कलर चेंज होकर येलो हो जाता है अगर दूध कच्चा है तो। और अगर दूध पूरी तरह से उबाल दिया गया है, पका दिया गया है, तो ये कलर नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा ये जब तक नष्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से दूध की टेस्टिंग की जाती है, तो ये टेस्टिंग के अंदर आता है। और अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो हम टेस्टिंग वाले जब आएंगे उस पर वीडियोज़ पे, तो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए कि ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये कच्चे दूध के अंदर मौजूद होता है, और इसको जब नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज के साथ में मिक्स करते हैं तो ये कच्चे दूध में मौजूद होता है, इसलिए ये पीला रंग होता है। और अगर हम पी नाइट्रोफिनाइल पके हुए दूध में डालेंगे तो हमें पीला रंग नहीं मिलेगा, यानी कि ये एंजाइम से हमें कोई खतरा नहीं है उबले हुए दूध में। इससे ये पता चलता है। और दूध कितना पास्चराइज हुआ है, एकदम साफ सुथरा हो चुका है, अब पीने लायक है, ये इससे हमें पता चल जाता है। और फिर उस दूध को जब वो पूरी तरह से अच्छा माना जाता है इस टेस्टिंग के द्वारा, तो उसे फिर पैक करके बेच दिया जाता है। तो ये थी हमारी पास्चराइजेशन पर टेक्निक। धन्यवाद आपका।